हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमरजीत कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल जर्नी टू फिजिक्स में। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस के कुछ प्रॉब्लम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम आपके सामने दिख रहा है, ये 2001 में आया हुआ है। चलिए सबसे पहले रीड आउट करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे एक इंसेक्ट है जो कि क्रॉल कर रहा है हेमिस्फेरिकल सरफेस पे। तो कैसे क्रॉल कर रहा है? वेरी स्लोली। तो जो मैं आपको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ उसका मैं सिग्निफिकेंस बताऊंगा आपको। पहले पूरी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। वेरी स्लोली। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द इंसेक्ट इज 1.1/3। मतलब क्या हुआ कि इंसेक्ट और ये जो सरफेस है ना, इंसेक्ट और ये जो बोल का सरफेस है, इनके बीच फ्रिक्शन अवेलेबल है। और यहाँ पे म्यू कितना दे रखा है? म्यू क्या होता है गाइस? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कितना दे रखा है? 1/3। ठीक है। इफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस to the insect makes an angle alpha with the vertical, the maximum possible value of alpha is given as what? मतलब क्या है? चलिए एक बार ना मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखो, मैं डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे क्या है? ये एक बॉल है। क्या है? बॉल। बॉल बोलो या हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कटोरा है एक सिंपल। ठीक है ना? उल्टा कटोरा है रखा हुआ। तो शुरुआत में ये जो इंसेक्ट थी यहाँ पे थी, है ना? शुरुआत में जो इंसेक्ट थी ये सबसे निचले वाले हिस्से पे। अब वो इंसेक्ट क्या करने की कोशिश कर रही है? ये इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ ना, किसी भी एंगल, कोई भी जनरल एंगल, कुछ भी थीटा एंगल पे देखता हूँ मैं इसकी मोशन कैसी है। ये मान लेते हैं यहाँ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ किसी थीटा एंगल पे। ओके गाइस, तो अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं किसी थीटा एंगल पे तो क्या क्या फोर्सेस दिखाऊंगा गाइस। चलिए शुरू करते हैं, एफबीडी बनाते हैं। एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं एफबीडी को। सबसे पहले तुम दिखाओगे यहाँ पे एक mg। किस तरफ? नीचे की तरफ। ठीक है ना? अब ये क्या है? वर्टिकल से क्या एंगल बना रहा है? थीटा। तो अगर वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है तो mg जो है, अगर ये mg का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा गाइस? इस तरफ हो जाएगा mg cos थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mg sin थीटा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कांटेक्ट है ना, यहाँ पे क्या है? कांटेक्ट है बोल और इंसेक्ट के बीच में। तो ये mg cos थीटा की वजह से एक नॉर्मल फोर्स अराइज होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, जो कि सरफेस लगा रहा होगा इंसेक्ट पे इस डायरेक्शन में। ओके, यहां तक बात समझ में आती है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता गाइस, तो क्या होता? जो इंसेक्ट का मोशन होता या इंसेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होता वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होता। ठीक है ना? अब n जो यहाँ पे है वो किसके किसके बराबर हो रहा होता? n जो है mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा होता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी एंगल थीटा पे जब आप टेंजेंशियली शो कर रहे हो, टेंजेंशियली देख रहे हो, ये हमेशा इंसेक्ट जो है ना, हमेशा टेंजेंशियली मूव करना चाह रहा है इस पे। ओके, ये कुछ नॉर्मल डायरेक्शन में कभी मूव नहीं करना चाह रहा है। मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में किसी भी एक पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट खींचो ऐसे और उसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल आएगा उस तरफ मोशन क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? मोशन अगर नहीं हो रहा है तो नेट एफ एक्सटर्नल क्या हो रहा है वहां पे? जीरो। तो वहां पे मैं बोल सकता हूं कि n इक्वल टू mg cos थीटा के बराबर आ रहा होगा। ठीक है ना? अब क्या है, अगर इंसेक्ट को ऊपर चढ़ना है तो फ्रिक्शन की तो मदद लेनी ही पड़ेगी। विदाउट फ्रिक्शन ये काम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोशन की टेंडेंसी किधर है? इधर। मोशन की टेंडेंसी किधर है? इधर। और फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है? जिधर मोशन की टेंडेंसी होती है उसके ऑपोजिट लगता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे बात आ रहा है कि फ्रिक्शन कितना होगा। तो फ्रिक्शन जो है ये mg sin थीटा के बराबर हो रहा होगा। मैं ये कैसे लिख पा रहा हूँ गाइस? ये कैसे लिख पा रहा हूँ? तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेरी स्लोली। वेरी स्लोली का मतलब ही होता है कांस्टेंट स्पीड। क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड बोलो या कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी बोलो, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो अगर कांस्टेंट स्पीड है किसी एक डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में जो नेट एफ एक्सटर्नल है वो क्या होता है गाइस? जीरो होता है। मतलब टेंजेंट के अलोंग हर वक्त क्या हो रहा होगा? नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है mg sin थीटा के
बराबर आ रहा होगा। इतना समझ में आता है हम लोगों को, है ना। चलो, तो अब मुझे बता दो एक बात कि जैसे जैसे मैं थीटा इंक्रीज करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, इंसेक्ट क्या करेगा, जैसे जैसे ऊपर चलना चाहेगा, जैसे जैसे ऊपर चलना चाहेगा, ये थीटा इंक्रीज हो रहा होगा ना। ये पहले यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, कुछ समय बाद यहाँ पे आया तो थीटा इंक्रीज किया। इसी तरीके से ऊपर चढ़ना चाहेगा, ठीक है ना, ऊपर चढ़ना चाहेगा, थीटा इंक्रीज करने पे क्या होगा गाइस, साइन थीटा इंक्रीज होगा, है ना, साइन थीटा इंक्रीज होगा। साइन थीटा इंक्रीज होगा तो कौन सा फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे mg साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। और अगर mg साइन थीटा इंक्रीज होगा तो इस इक्वेशन से अगर इंसेक्ट को ऊपर चलते रहना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो फ्रिक्शन को भी नीड है बढ़ने की, है ना, बढ़ने की, ताकि इसको ये बैलेंस कर सके, किसको, mg साइन थीटा को बैलेंस कर सके। लेकिन यहाँ पे एक पंगा है गाइस, यहाँ पे एक पंगा हो जाएगा। क्या पंगा हो जाएगा कि फ्रिक्शन जो है कि अपनी मैक्सिमम लिमिट को ही जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। उस लिमिट को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि एफएस मैक्स होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट होता है, ठीक है ना। और ये किसके बराबर आता है गाइस, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर आता है, म्यू इंटू एन के बराबर, ठीक है ना। और ये एन क्या है, एन उस वक्त का नॉर्मल है जब वो किसी थीटा, किसी अल्फा एंगल बोल देते हैं, कुछ अल्फा एंगल तक ये मैक्सिमम अपनी फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन को अचीव किया होगा। तो उस टाइम पे जो नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, मतलब थीटा इक्वल टू अल्फा पे जो लग रहा होगा, उस समय का नॉर्मल हम यूज करने वाले हैं। तो मान लेते हैं एट सम एंगल थीटा इक्वल टू अल्फा, n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू क्या हो जाएगा उस समय, mg cos अल्फा होगा। ये बात समझ में आती है। उसी तरफ, उसी टाइम पे जो फ्रिक्शन हो रहा होगा वो कौन सा लग रहा होगा, फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन जो है अपनी मैक्सिमम लेवल को अचीव कर रहा है इस वक्त, ठीक, वो किसके बराबर होगी, mg sin अल्फा के बराबर। ओके, और fl इक्वल टू क्या होता है, म्यू n। तो मैं यहां से लिख सकता हूं म्यू इंटू mg cos अल्फा, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 3 बोलते हैं, इक्वेशन 1 2 तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, हाँ ठीक है। म्यू mg cos अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है, mg sin अल्फा के बराबर। तो यहां से mg और mg कैंसिल आउट हो रहा है। तो देखो म्यू इक्वल टू क्या आ जा रहा है, म्यू इक्वल टू आ जा रहा है tan अल्फा, है ना। और म्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1/3। तो tan अल्फा बराबर अगर 1/3 है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि cot अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा ना, 3 ही आएगा, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ये वाला। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, है ना। एक और बात बताओ मुझे, अगर ये थीटा अल्फा से ज्यादा कर दो तो क्या होगा, इंसेक्ट ऊपर मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही थीटा बढ़ेगा अल्फा से, mg sin थीटा कंपोनेंट और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन के पास बढ़ने की कैपेसिटी अब नहीं है, फ्रिक्शन के पास बढ़ने की कैपेसिटी अब नहीं है, तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। देखो, दो मास है m1, दो मास है m1 5 kg और m2 है 10 kg, कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ओवर अ frictionless pulley are moving as shown in the figure. The coefficient of the friction between the horizontal surface is what, 0.15। मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कितना दे रखा है, 0.1। क्लियर है। The minimum weight m that should be put on top of m2 to stop the motion। मतलब क्या हो रहा है, जब ये वाला जो m है जब तक नहीं रखाया था, तब तक जो है मोशन किस तरफ हो रही थी, इस तरफ हो रही थी, इस तरफ हो रही थी मोशन। क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे m1g जो है ये कारण बन रहा है मोशन का। क्यों, m2g का जो वेट है, अगर ये m1 नहीं होता, सिंपल अगर मैं यहाँ बना दूं इस तरह की छोटा सा एफडी अगर बनाए, तो m2g का फोर्स तो नीचे है, और ये नॉर्मल जो है ऊपर लग रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है। अब मोशन तो इस डायरेक्शन में हो नहीं रही है, मोशन जो है इस डायरेक्शन में हो नहीं रही है, ठीक है ना। ब्लॉक तो रेस्ट पे है ना, वर्टिकल एक्सिस में देखो ब्लॉक जो है मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब नॉर्मल जो है m2g को बैलेंस कर रहा होगा। तो इसके मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्वियसली ये टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये टेंशन किस वजह से आ रहा है गाइस, ये टेंशन किस वजह से आ रहा है,
M1G के वजह से आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये गाइस। चलो अब क्या होगा, अब यहाँ पे इस टेंशन को अगर रोकना है तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, अगर इस टेंशन, अभी क्या है, अभी मोशन हो रहा है, अगर मोशन हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो टेंशन अभी ज्यादा है, टेंशन अभी ज्यादा है ना। तो जैसे ही अब फ्रिक्शन जो है यहाँ पे नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा है, और नॉर्मल जो है M2G पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर किसी तरह मैं अगर फ्रिक्शन को बढ़ाऊं, फ्रिक्शन को बढ़ाऊं, तो मैं इस टेंशन को क्या कर सकता हूं, मिनिमाइज कर सकता हूं, है ना, टेंशन का इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकता हूं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कितना मास यहाँ पे पुट ऑन करोगे जिसके वजह से नॉर्मल बढ़ जाए, नॉर्मल बढ़ने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाए। मतलब अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि T माइनस एफ इज इक्वल टू तुम्हारा होने वाला है M2 इंटू ए, सिंपल। या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आप कुछ M प्लस, या नहीं, अभी अभी सिंपल M2 इंटू ए रखो, ठीक है ना। इधर मोशन हो रहा है, तो एक बात बताओ, अभी ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन को अगर बढ़ाओगे, ठीक है, कैसे बढ़ाओगे, फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर मास को मैं इंक्रीज करूं तो मैं नॉर्मल को इंक्रीज करूंगा, और नॉर्मल को इंक्रीज करूं तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, और फ्रिक्शन अगर इंक्रीज होगा तो T माइनस एफ जो है बेसिकली डिक्रीज होगा, है ना। तो मुझे उस वक्त का मास चाहिए, उस वक्त का फ्रिक्शन चाहिए जब क्या हो रहा हो, जब T माइनस एफ जो है एग्जैक्टली जीरो हो रहा हो, मतलब जस्ट टेंशन के बराबर हो रहा हो, ठीक है ना। तो उस टाइम का मास पूछ रहा है कि कितना मास तुम ऐड कर दो कि हमारा फ्रिक्शन जो है टेंशन को ओवरकम कर जाए, ठीक है। तो चलो एफबीडी बनाते हैं गाइस, एफबीडी बनाते हैं। तो मैं मान लेता हूं इसको एक सिस्टम, इसको एक सिस्टम मान लेता हूं, ठीक है ना, इसको एक सिस्टम मान लेता हूं। ये है m प्लस M2, ठीक है। नीचे की तरफ क्या है, m प्लस M2G, ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्मल, ओके। इस तरफ क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा, है ना, फ्रिक्शन आएगा। और ये कैसे फ्रिक्शन लग रही होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही होगी, क्योंकि जस्ट इसको रोकना है, जस्ट क्या करना है, रोकना है, जस्ट क्या करना है, मोशन को रोकना है, ठीक है। तो मिनिमम वेट कितना होना चाहिए कि ये रोक दे। इससे ज्यादा अगर तुम मास डाल दोगे तो ऑब्वियसली रुक जाएगा, लेकिन हमको मिनिमम मास चाहिए, ठीक है, जहां मतलब लिमिटिंग कंडीशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे एफ एल लग रहा होगा। तो सिंपल सी बात है यार, अगर हम M1 की बात करें तो M1 पे नीचे लग रहा होगा M1G, ऊपर की तरफ लग रहा होगा T, ठीक है ना। अब यहाँ पे मोशन हो नहीं रहा है, मोशन जस्ट क्या हो रहा है, स्टॉप की बात हो रही है, जस्ट स्टॉप की। तो सारे फोर्सेस क्या हो रहे होंगे, बैलेंस हो रहे होंगे। तो देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि T इक्वल टू क्या है, M1G। यहाँ से क्या बोल देंगे, T इक्वल टू M1G। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं FL इज इक्वल टू T विच इज इक्वल टू M1G। और FL इक्वल टू क्या है गाइस, यहाँ पे अगर हम देखें तो FL इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। और यहाँ से हम लोग जान रहे हैं कि N इक्वल टू क्या है, M प्लस M2G, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे पुट कर देता हूँ म्यू इंटू M प्लस M2 इंटू G इक्वल टू M1 इंटू G, ठीक है, ये समझ में आता है। तो अब यहाँ से G तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है ना। तो मुझे क्या निकालना है, M निकालना है। तो मैं क्या बोलूंगा, M इज इक्वल टू M1 माइनस म्यू M2 बाय म्यू, यही आएगा। तो M1 कितना है गाइस, M1 है आपका 5 माइनस म्यू कितना है 0.15 इंटू M2 कितना है, M2 है आपका 10, M2 है आपका 10 डिवाइडेड बाई 0.15। तो यहां से आप देखो क्या आ रहा है, 5 माइनस 1.5 बाई 0.15 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 3.5 डिवाइड बाई 0.15, ठीक है ना। तो ये लगभग आपका आएगा, आप अगर देखोगे यहाँ से डिवाइड करके तो 23.33 केजी के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, आप चेक कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा ये मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो गाइस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बनाना नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। अ सर्कुलर डिस्क, एक डिस्क है,
ओके, विथ अ ग्रूव along its diameter is placed horizontally। ये चीज नोट करो, ये क्या कैसा प्लेस्ड हुआ है, हॉरिजॉन्टली। भले ये डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा कैसा, ऐसा दिख रहा होगा ऐसा, लेकिन एक्चुअली में ये टेबल पे है, ये टेबल पे है कुछ ऐसा, ठीक है ना, ऐसा रखा हुआ है। तो अगर टेबल पे रखा हुआ है तो ग्रूव जो है, ग्रूव ग्रूव कुछ तुम्हें ऐसा दिखेगा, टेबल के प्लेन में ही दिखेगा, है ना। तो इसको थोड़ा विजुअलाइज करना, नहीं तो गलती हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ कितने कांटेक्ट पॉइंट होंगे, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कितने कांटेक्ट पॉइंट होंगे अगर ये टेबल पे रखा हुआ है। तो और उसमें अगर ग्रूव तुम पतली सी नली बना दो, पतली सी क्या करो, काट कर नली बना दो, तो कुछ भी रखोगे तो कितने कितने जगह से वो टच हो रहा होगा। एक तो वो ग्रूव का जो बेस होगा अंदर, उससे टच हो रहा होगा, और साइड वॉल से टच हो रहा होगा। मतलब दो तरह के कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे होने वाले हैं, एक साइड वाले ग्रूव के साइड साइड वॉल्स, और ग्रूव के जो बेस है वो, ठीक है। ये चीज समझ में आती है बात। अब चलो शुरू करते हैं। A block of mass, a block of mass 1 kg is placed as shown। मतलब ये वाली जो ब्लॉक दिख रही है आपको, ये इसमें रख दी गई है, ओके। अब देखो, अगर उसके बाद क्या बोल रहा है, the coefficient friction between the block and all surfaces of groove contact is 2/5। मतलब एक ये वाला सरफेस का बात हो रहा है, एक सेकेंड गाइस, हाँ ठीक है। एक तो ये वाला सरफेस का बात हो रहा है, जो ग्रूव ग्रूव का ये वाला सरफेस, एक साइडवेज वाला सरफेस, ये जो साइड वाला वॉल्स, इसकी बात हो रही है, ठीक है। सबके बीच क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, सेम है, 2/5 है, ठीक है ना। द डिस्क हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, डिस्क को इस तरफ, मतलब मान लो ऐसा है, तो डिस्क को ना ऐसे करके एक्सेलरेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर डिस्क के पास एक्सेलरेशन नहीं होता, सिंपल ब्लॉक को कहीं भी रखो तो वो रखी रहती है, सिंपली रखी रहती है ना, क्योंकि सारी की सारी फोर्सेस क्या है, नीचे की तरफ लग रही है, और वो जो नॉर्मल है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो ऊपर की तरफ उसको बैलेंस कर रहा है। मतलब ब्लॉक को अगर सिंपली रख दो ग्रूव में तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। ओके, क्यों, क्योंकि वो जो नॉर्मल है, जो आउट ऑफ द प्लेन, जो ऊपर वर्टिकली जो एक्ट कर रहा है नॉर्मल, वो mg को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो एक बात मुझे समझ में आती है, एक बात मुझे समझ में आती है कि मान लो अगर मैं डाउन इनटू द प्लेन अगर मैं इस तरीके से बताता हूं, ठीक है, और आउट ऑफ द प्लेन अगर मैं इससे बताता हूं, तो mg जो एक्ट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, इनटू द प्लेन, और n जो है आउट ऑफ द प्लेन एक्ट कर रहा होगा। तो इसको मान लो मैं n1 बोला, इसको मैं क्या बोल दिया, n1। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो लग रहा होगा, मान लेते हैं f1, ठीक है। तो f1 कितना लग रहा होगा, म्यू n1 लग रहा होगा। ये हम लोग निकाल लिए, ये हम लोग निकाल लिए। अब देखो, अब मान लो ये ब्लॉक को मैं यहाँ पे बताया, ये ब्लॉक को मैंने यहाँ बना दिया सिंपली। तो एक तो फोर्स यहाँ पे कौन कौन से फोर्स तुम दिखाओगे, एक तो तुम्हारा नॉर्मल और mg इनटू द प्लेन। अगर मैं ये सिंपल जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ उसको अपना प्लेन देखोगे, तो जो mg लग रहा होगा, बेसिकली आप देखो अंदर की तरफ लग रहा होगा, और n जो नॉर्मल जो होगा बाहर की तरफ लग रहा होगा। तो mg का तो कुछ यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको। अब यहाँ पे जो है, अगर आप इस डिस्क पे बैठ जाओ, अगर आप ये डिस्क पे बैठोगे, तो आप बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ रहे हो, तो आप इसका एक्सेलरेशन इनटू इट्स मास पीछे की तरफ एक दोगे, क्या दोगे, एम ए दोगे, ठीक है ना, एम ए दोगे, ठीक है। अब बताओ, मैं थोड़ा सा थीटा वेटा बना लेता हूँ यार, थोड़ा अपनी आसानी के लिए थीटा बना लेता हूँ। ये क्या है, ये थीटा है ना, ये अगर थीटा है तो गाइस ये कितना है, ये भी थीटा ही होगा ना, ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो बताओ ये क्या होगा, ये होगा, ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा एम ए, एम ए क्या हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम ए साइन थीटा, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ रहा है, हाँ। तो बताओ यहाँ पे इस तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, इस तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, लग रहा होगा, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ रहा है, तो इसको मैं n2 बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, n2 बोल देता हूँ। तो गाइज एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क पूछ रहा है। अब तुम जब यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो ब्लॉक कुछ इस दिशा में जाती हुई दिखेगी। तो मैं अगर इसको बोल दिया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क, इसको मैं कुछ ऐसा नाम दे दिया, मतलब इस तरफ मैं बोल दिया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, कुछ ऐसा बोल दिया। तो अब क्या होगा, n2 जो है बैलेंस कर रहा होगा किसको, n2 यहाँ पे बैलेंस कर रहा होगा एम ए साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा,
कर रहा होगा। अच्छा अब फ्रिक्शन भी है ना, तो फ्रिक्शन है तो देखो एक F1 तो आ रहा होगा जमीन, मतलब जो बेस वाला है वहां से फ्रिक्शन अराइज हो रहा होगा इस तरफ, है ना, फ्रिक्शन अराइज हो रहा होगा, और एक फ्रिक्शन आ रहा होगा साइड वॉल्स की वजह से, तो मैं उसको F2 बोल दिया। तो अब देखो जो मोशन हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में, मतलब ग्रूव के अलोंग हो रहा है, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा एम ए cos थीटा माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू एम ए ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, ये मैं बोलूंगा। तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, एम ए cos थीटा माइनस F1 कितना है, म्यू इंटू N1 माइनस म्यू इंटू N2 डिवाइडेड बाय आपका मास। अब देखो सिंपली मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा एम ए cos थीटा माइनस म्यू एम जी, म्यू एम जी माइनस म्यू व्हाट एम ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ से एम 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 सारे एम कैंसिल हो गए, यहां से मैं अगर थोड़ा कैलकुलेट कर लूं, ए ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क इज इक्वल टू व्हाट, ए एक्सेलरेशन कितना है 25 है, cos थीटा कितना है दे रखा है, देखो cos थीटा कितना दे रखा है 4/5, 4/5 माइनस म्यू कितना है 2/5 इंटू 10, जी 10 है 2/5 इंटू साइन थीटा कितना है गाइस 3/5 है ना। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 20 माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/5 6, कहीं मिस्टेक हुई है क्या गाइस, कहीं मिस्टेक हुई है क्या, एक सेकंड यार, ये 2/5 आ रही है, कुछ मिस्टेक आ रहा है, देखो एक सेकंड, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ठीक है ये थीटा है, ओके ओके ठीक है, एम ए cos थीटा एम ए साइन थीटा, ठीक है यार, कहीं तो गलती नहीं लग रही है। एम ए यहाँ पे अगर एम ए इस तरफ है, ठीक है, ये थीटा अगर हमने बनाया, ये थीटा है, ओके, ये भी थीटा है, ठीक है सही है, ऑब्वियसली थीटा ही होगा ये एंगल। एम ए कॉस थीटा, ये एम ए साइन थीटा हो गया, एंड टू जो है एम ए साइन थीटा आ गया, ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा तो हो जाएगा ए साइन थीटा कितनी है 3/5 2/5 6/25 आ जा रहा है ये, कहीं तो मिस्टेक हुई है गाइस, कहीं पे मिस्टेक हुई है, जरा चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं चेक कर लेते हैं यार। तो एम एन टू जो हो रहा है, ये बेसिकली आ रहा है कितना, अगर ये थीटा है, यहाँ थीटा लेने में हम लोगों ने कहीं मिस्टेक किया है आई थिंक, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये कितना है, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, ये 90 माइनस थीटा है, ओके ओके ओके, कहीं मिस्टेक हुई है, देखो कहाँ मिस्टेक हुई है गाइस, देखो कहाँ मिस्टेक हुई है, अगर आप थीटा देखें तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, तो ये साइन थीटा नहीं, ये तो ठीक है यार, नहीं बिल्कुल सही है, थीटा देने में प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी। तो एम ए कॉस थीटा इस तरफ माइनस म्यू एन वन म्यू एम जी माइनस म्यू ए साइन थीटा, ओके सॉरी गाइस, यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे ये भी तो है 25, ए की वैल्यू तो पुट करनी है ना, सॉरी यार सॉरी, ये देखो यहाँ से ये कैंसिल हो रही है, ये 6 आ रही है, सॉरी सही, सभी चीजें सही है, सभी चीजें सही है। तो यहाँ से देखो 20 माइनस यहाँ पे आ गया 10, और आपका आंसर आ जा रहा है 10, तो बेसिकली आंसर क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
सॉरी गाइज, यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन की वैल्यूज पुट नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा अजीब आ रहा था हमारा आंसर। वो बस वही बच रहा था, बाकी सारी चीजें सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा लेने में हम लोगों ने कोई गलतियां नहीं की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइस, तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ, फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ हम लोगों ने किया क्या। सिंपली इसमें जो इंपॉर्टेंट था, जो बात ध्यान देने का है, वो ये कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है तो mg जो है जस्ट नीचे आ रही होगी, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल उसको बैलेंस कर रहा होगा, जिसको हम लोगों ने n1 बोला, जिसको हम लोगों ने n1 बोला। ठीक है, उसके बाद n2 क्या है, n2 जो है साइड बेस से जो इसको कांटेक्ट मिल रहा है, उसकी वजह से n2 हम लोगों ने बोला। ये n2 ma sin थीटा कैसे आया, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां से खड़े होकर देख रहा हूं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, मेरे को निकालना है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक with respect to the groove, or you can say with respect to the disk. Okay, as the disk is moving in the left hand side, so if we stand on this disk, then we are standing on the non-inertial frame. So here comes the pseudo concept. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे, एम ए फोर्स को कुछ इस दिशा में लगाएंगे। ठीक है ना, एम ए स्यूडो कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जिस फ्रेम में बैठे हैं उसकी एक्सेलरेशन और जिसको हम लोग देख रहे हैं उसका मास मल्टीप्लाई कर कर हम लोग उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे लगाते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे, और ये जो डायरेक्शन होता है फोर्स का किस तरफ होता है, जिस तरफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड फ्रेम का जिस तरफ डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है इस बात का स्यूडो फोर्स लगाते वक्त। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन जो है किस तरफ लग रहा होगा, एम ए कॉस थीटा। मैंने फिर क्या किया, थीटा के अकॉर्डिंगली एम ए को तोड़ लिया, एम ए कॉस थीटा इस तरफ और एम ए साइन थीटा इस तरफ। अब n2 एम ए साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद नेट फोर्स हम लोगों ने, अब सिंपल सी बात है, अगर तुम यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो ब्लॉक तुमको इस तरफ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स इस तरफ देख लो, नेट फोर्स देखोगे तो एम ए कॉस थीटा माइनस F1 F2। F1 F2 क्या है, फ्रिक्शन। ठीक है, दो टाइप के कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो दो तरीके से फ्रिक्शन आ रहा होगा वहां पे। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, तो हम लोगों का क्या आंसर आ गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क। अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता, मुझे बता दो, सिंपल सी बात बता दो कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या करोगे, सिंपली क्या कर देते, आप वेक्टर एडिशन मार देते। कैसे, अगर ये है आपका 10 और ये है आपका 25, ठीक है, और ये जो एंगल है आपका कितना है, थीटा, तो सिंपल सी बात है यार, क्या कर देते तुम, यही मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन निकाल लेते, फिर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वाई डायरेक्शन निकालते, उसके बाद दोनों का क्या ले लेते, वेक्टर सम ले लेते, है ना, अंडर रूट ले लेते, इसका स्क्वायर करके तुम्हें आंसर मिल जाता। ठीक है गाइस, तो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन। तो बड़े ही इजी वे में आप कर सकते हो, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना गाइस। कई बार आप लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हो क्वेश्चन को, गिवन डेटा को आप ठीक से यूज नहीं कर पाते हो, तो गलतियां हो जाती हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, जे एडवांस के क्वेश्चन में यही कराता है, वो छोटी छोटी गलतियां कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप हड़बड़ी में बहुत सारी गलतियां करते हो, तो ध्यान रखना है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और भी क्वेश्चंस लाने वाला हूं मैं जेई एडवांस के लेवल का, और किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये चीज मैं बेसिकली बताने का मेरा मेन मोटो रहता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, और पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, अपने दोस्तों में बांटो, और बेल आइकन को भी दबा देना। इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय।